हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 26 अगस्त 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो तो वो आप तक तुरंत पहुँचे, उसके बारे में आपको तुरंत जानकारी मिले। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ। हमारा सबसे पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में किस देश ने अफ्रीका के बाहर पहले एमपॉक्स वायरस की पुष्टि की है? एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स, आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से फैल रहा है। तो किस देश ने अफ्रीका के बाहर पहले एमपॉक्स वायरस की पुष्टि की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो स्वीडन देश है इसने क्या किया हुआ है, अफ्रीका के बाहर सबसे पहले एमपॉक्स जो वायरस है, मंकी वायरस है, इसकी पुष्टि की हुई है। आगे हम बात करें, यहाँ पर आर्टिकल में भी देख सकते हैं अफ्रीका से बाहर पहुँचा एमपॉक्स। आगे हम बात करें, अफ्रीका से बाहर पहुंचा एमपॉक्स वायरस का जो नया वेरिएंट है ये अफ्रीका से बाहर पहुंच गया है और स्वीडन देश में दर्ज हुआ है इसका मामला, यानी कि एमपॉक्स क्लेड फर्स्ट का जो पहला मामला है ये स्वीडन देश में, यानी कि अफ्रीका से बाहर स्वीडन देश में ये मामला देखने को मिला है। आगे हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो WHO है इसने एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया है। ये 15 अगस्त को इसने यानी 15 अगस्त 2024 को WHO ने एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। आगे बात करें तो वैज्ञानिकों ने पहली बार, अगर एमपॉक्स की बात करें तो वैज्ञानिकों ने पहली बार एमपॉक्स की खोज 1958 में की थी। कांगो में पाया गया एमपॉक्स का क्लेड 1 का जो नया वेरिएंट है ये हाल ही में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के लिए जिम्मेदार बताया है और ये बहुत तेजी के साथ में फैल रहा है। तो इस प्रश्न के बारे में हमने डिटेल से बात की और अधिक डिटेल के लिए इस पे प्रॉपर एक वीडियो भी बनी हुई है, क्या है एमपॉक्स जो तेजी से फैल रहा है। फुल एमपॉक्स के बारे में पूरी जानकारी है, मंकी पॉक्स के बारे में इस वीडियो में फुल डिटेल से बात की गई है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के ये वीडियो आप जरूर देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायत में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहां आयोजित की गई? यानी कि जो पंचायत होती है उसमें महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय जो कार्यशाला है ये कहां पर आयोजित की? तो ए ऑप्शन है अलीगढ़, बी ऑप्शन है करनाल, सी ऑप्शन है नई दिल्ली और डी ऑप्शन है रायपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में पंचायत में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला जो है ये आयोजित की गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। यानी कि इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दिल्ली में, नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में देश भर की 160 से भी अधिक पंचायत प्रतिनिधि भाग ले रही हैं, यानी कि पूरे देश से लगभग 160 से भी अधिक जो पंचायत प्रतिनिधि हैं ये भाग ले रही हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ACI की लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना हुआ है? तो ए ऑप्शन है कैंपोगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी ऑप्शन है IGI यानी कि IGI नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो, या फिर सी ऑप्शन है मुंबई एयरपोर्ट, या फिर डी ऑप्शन है चेन्नई एयरपोर्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये 5 स्टार है, बिल्कुल एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हम बात करें तो बेंगलोर हवाई अड्डे का, जिसे हम कैंपोगोडा जो हवाई अड्डा है इसके नाम से हम जानते हैं, तो बेंगलोर हवाई अड्डे का ये नया कीर्तिमान है कि ASI का लेवल 5 हासिल करने वाला यह एशिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। और यह जो मान्यता है वह एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन यानी कि ACNA के तहत दी जाती है। यानी कि जो लेवल 5 के जो ये मान्यता है यह एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन के तहत दी जाती है। तो बेंगलोर हवाई अड्डे ने स्कोप 1 और 2 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 95.6% की कमी हासिल की। 90.56% यानी कि लगभग ना के बराबर ये जो कार्बन का उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन है, तो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनके उत्सर्जन में 95.6% की कमी इसने हासिल की हुई है और इसके तहत यह लेवल 5 हासिल करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है।
अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है सुंदर सिंह, बी ऑप्शन है राजेश कुमार सिंह, सी ऑप्शन है केवट सिंह और डी ऑप्शन है नरेंद्र सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे दे भी सकते हैं, राजेश कुमार सिंह जी हैं और इन्हीं को ही यानी कि सीनियर आईएएस ऑफिसर राजेश कुमार सिंह नए रक्षा सचिव जो हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। वे मौजूदा रक्षा सचिव जो कि अरमानी गिरधर हैं, यानी कि गिरधर अरमानी जी हैं, इनकी जगह पर आएंगे, यानी कि पहले ये थे, अब इनकी जगह पर राजेश कुमार सिंह आएंगे जो 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, यानी कि जो अरमानी गिरधर जी हैं ये 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और इनके जगह पर ही राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया जाएगा। आगे बात करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव को और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सचिव नियुक्त किया गया, यानी कि विशेष सचिव सलिला श्रीवास्तव को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सचिव नियुक्त किया गया है सलिला श्रीवास्तव को। आगे हम बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? यानी कि जो प्रवर्तन मंत्रालय प्रवर्तन निदेशालय है जिसे हम ईडी के नाम से जानते हैं, तो इसका नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है राहुल नवीन, बी ऑप्शन है गोविंद मोहन, सी ऑप्शन है भुवन चंद्र और डी ऑप्शन है राज सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। हम आगे अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। राहुल नवीन के बारे में बात करें तो ये 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी कि आयकर के अधिकारी हैं 1993 बैच के, और उन्हें सितंबर 2023 में एजेंसी का एक्टिंग डायरेक्टर भी नियुक्त बनाया गया था, यानी कि एक्टिंग डायरेक्टर इनको नियुक्त किया गया था और इसके बाद अब इनको प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ए ऑप्शन है EOS-10, बी ऑप्शन है PSLV-28, सी ऑप्शन है EOS-08, डी ऑप्शन है PSLV-C-25। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि EOS-08 जो है ये इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है। बात करें इसरो लॉन्च अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसे EOS के नाम से जानते हैं, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसको लॉन्च किया हुआ है। तो इसरो ने 16 अगस्त को सुबह ही श्रीहरिकोटा से EOS-08 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसके तहत क्या होगा, भूमि की जो सतह होगी, जीवमंडल होगा, ठोस जो पृथ्वी होगी, वायुमंडल और महासागरों की निगाह रखी जाएगी। यानी कि ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन जो ये लॉन्च किया गया है मिशन, इसके तहत ये भूमि की जो सतह होती है, जो जीवमंडल होता है, ठोस पृथ्वी जो होती है, वायुमंडल और महासागरों की जो सतह होंगी, इन पर निगाह रखी जाएगी, यानी कि इसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। यह एक अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम यानी कि EOS का जो है ये मिशन है। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकार दल कहाँ मानव अधिकार हनन की जांच करेगा? यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकार का जो दल है वो कहाँ यानी किस देश में मानव अधिकार के हनन की जांच करेगा? यानी कि अभी ये ऐसा देश है जहाँ पर अभी हाल ही में कई सारे दंगे हुए हैं, कई सारी समस्याएं वहाँ पर देखने को मिली हैं, तो वहाँ पर मानव जो अधिकार है उनका हनन देखने को मिला है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र का जो मानव अधिकार दल है वो वहाँ पर जा करके मानव अधिकार हनन की जाँच करेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र का जो मानव अधिकार दल है वो बांग्लादेश में जाकर के वहाँ के मानव अधिकार हनन की जाँच करेगा। आप सभी लोग जानते भी होंगे वर्तमान में बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं उसके बारे में आप लोग परिचित भी होंगे, कई बार मैंने अपने भी वीडियो में बताया है। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी मैंने बनाई हुई है जो कि आप जाकर के देख भी सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर हुआ क्या कि बांग्लादेश में पहले प्रोटेस्ट हुआ, यानी कि रिजर्वेशन को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ, पहले शांतिपूर्ण हुआ, फिर धीरे धीरे जो प्रोटेस्ट है वो हिंसात्मक हो गया और हिंसात्मक होने के साथ साथ कई सारी जाने गई। उसके बाद वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भी चली गई। तो इस प्रकार कई सारे वहाँ पर समस्याएं हुई, बहुत सारे दंगे हुए, कई लोगों की जानें भी गई हैं। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र का जो मानव अधिकार दल है वो बांग्लादेश में मानव अधिकार हनन की जाँच करेगा। आगे अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में मानव अधिकार हनन की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार जो दल है
वो ढाका का दौरा करेगा, यानी कि जो ढाका है वहाँ पर जाएगा और उसकी पूरी जांच करेगा। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस, इनके जो उप प्रवक्ता हैं फरहान हक, इन्होंने मानव अधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने यूएन मानवाधिकार कार्यालय द्वारा बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता और जवाबदेही के मुद्दे पर चर्चा की हुई है और क्या कुछ वहां पर जो घटित हुआ है, क्या कुछ जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में, उन मुद्दों पर भी चर्चा की हुई है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है? यानी कि भारत और ऐसा कौन सा देश है जिसके बीच यात्री नौका जो सेवा है वो फिर शुरू की गई है? तो ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है मालदीव, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीलंका और भारत के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है। आप यहाँ पर यात्री नौका सेवा देख भी सकते हैं, नाम इसका चेरिय पानी है। और आगे हम बात करें तो भारत श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है। भारत के नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांके संथुराई के बीच जो है यह यात्री नौका सेवा शुरू की जाएगी, यानी कि भारत के नागपट्टिनम से और श्रीलंका के कांके संथुराई के बीच में यह जो सेवा है, नौका सेवा है, ये चलेगी। भारत सरकार ने KKS बंदरगाह के पुनर्वास के लिए श्रीलंका सरकार को 63.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता भी दी हुई है, यानी कि भारत सरकार ने इसके साथ साथ KKS जो बंदरगाह है श्रीलंका का, उसको पुनर्वास करने के लिए, यानी कि उसको सही करने के लिए, सुधार करने के लिए उसमें 63.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता भी भेजी है। आगे अगर हम बात करें तो नौका के रूप में उपयोग किया जाने वाला जो जहाज है इसे चेरिया पानी कहा जाता है, यानी कि जो ये नौका सेवा शुरू हुई है तो इसमें जो जहाज उपयोग में लाया जाएगा इसको चेरिया पानी कहा जाता है और इसमें 150 यात्री यानी कि 150 यात्री बैठ सकते हैं। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आई हुई हैं? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहां की जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है आरजू राणा देउबा, ये 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई हुई हैं? तो ये ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है म्यांमार और डी ऑप्शन है चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेपाल देश की जो विदेश मंत्री हैं आरजू राणा देउबा, ये 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई हुई हैं। आगे हम बात करें तो नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने के उद्देश्य से 5 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची हैं। देउबा विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ व्यापक मुद्दों पर बात करेंगी, क्योंकि ये नेपाल की विदेश मंत्री हैं, तो यहाँ जब भारत आएंगी तो इनकी जो बात होगी, जो वार्तालाप होगी, वो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद जी, इनके साथ व्यापक मुद्दों पर ये बातचीत करेंगी। तो नेपाल की विदेश मंत्री की यह जो यात्रा है ये भारत विदेश सचिव विक्रम मिश्री की काठमांडू यात्रा के 1 सप्ताह बाद हुई है, यानी कि भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री। तो ये जैसे ही नियुक्त हुए उसके बाद ये नेपाल की यात्रा की इन्होंने, यानी कि नेपाल में काठमांडू गए और उसके 1 सप्ताह बाद ही नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं ये भारत 5 दिवसीय यात्रा पर आई हुई हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का, यानी कि किसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है अनिल कपूर, बी ऑप्शन है मनोज मित्तल, सी ऑप्शन है चंद्रशेखर कुमार और डी ऑप्शन है कुमार विश्वास। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रशेखर कुमार जो हैं इनको अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। आगे बात करें ओडिशा कैडर के चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव बनाया गया है। और भी कुछ जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में बात करें तो IAS वंदना गुरनानी को कैबिनेट सचिव में कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये जितनी लाइन से सभी लाइन इंपॉर्टेंट हैं। तो IAS वंदना गुरनानी है, इनको कैबिनेट सचिवालय में कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। आगे बात करें तो जो पुण्य सलीला श्रीवास्तव हैं इनको नया स्वास्थ्य सचिव और राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव भी नियुक्त किया गया है। ये सारी नई नियुक्तियां हुई हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।